तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जय प्रक्रम की पाचन तंत्र यानी जी हाँ दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, पाचन तंत्र से आज बात करेंगे। हमारा लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है और इसे पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए इसे बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हेडिंग का नाम होगा, हमारे चैप्टर का नाम होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या नाम होगा मेरे भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसको हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं मेरे भाई। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, सिस्टम किसे कहते हैं? तो सिस्टम किसे कहते हैं? जब कोई एक ही प्रकार का चीज या वस्तु है, एक समूह का निर्माण करती है, तो उसे सिस्टम कहते हैं। समझिएगा मेरी बातों को। जब कोई कोई चीज या वस्तु एक ही प्रकार के एक समूह का निर्माण करती है, तो उसे सिस्टम कहते हैं। जैसे मान लीजिए, क्या है, कंप्यूटर एक सिस्टम है। वह सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सभी मिलाकर क्या करते हैं? एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो आपने समझ लिया कि सिस्टम किसे कहते हैं। अब देखिए, अब आता है डाइजेस्टिव यानी पाचन किसे कहते हैं। तो पाचन किसे कहते हैं? हम जब भोजन को जटिल अणुओं में, सरल अणुओं में तोड़ते हैं और उसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वही पाचन कहलाता है। यहाँ दोस्तों चलिए हम पॉइंट लिखते हैं कि पाचन किसे कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? पाचन किसे कहते हैं। तो पाचन का मुख्य काम होता है जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। जी हाँ दोस्तों, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जटिल अणुओं क्या होता है। यहाँ दोस्तों आपको मैं पूरे आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जी दोस्तों, मान लीजिए जटिल अणु क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक रोटी आप खा रहे हो। क्या खा रहे हो? एक रोटी खा रहे हो, और वो रोटी जब आप नहीं उसके तोड़े नहीं रहते हो, और वो जो गोला गोला रहता है, यानी रोटी का एक पीस, वो क्या होता है? जटिल अणु होता है। और उसे आप तोड़ तोड़ के खाते हो, एक एक कौर करके खाते हो, तो सरल अणुओं में टूट जाता है। और उसे हम जब मुंह में रखते हैं, अपने मुंह में बकल कैविटी में रखते हैं, तो उसे हम और भी दांत द्वारा कुचल देते हैं, उसे और कुचलते हैं, तो वो क्या हो जाता है? सरल अणु हो जाता है। तो पाचन का यही काम होता है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। यहाँ दोस्तों, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। यहाँ दोस्तों एक चीज और जानिएगा, ये जो पाचन है वो फिजिको केमिकल प्रक्रिया है, यानी बोले तो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। यहाँ दोस्तों पाचन जो है, पाचन 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 एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। यहाँ दोस्तों पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। आप बताओगे कैसे? तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ तो मैंने अभी कहा कुछ देर पहले कि आप जब रोटी खाते हो और उसको मुंह में तोड़ते हो, तो भाई आपने रोटी को तोड़ा है मुंह में, उसके किसी चीज में परिवर्तन नहीं लाया आप, यानी उसका स्वरूप तो वही है, रोटी है तो रोटी है। लेकिन वो तो हो गया भौतिक प्रक्रिया। लेकिन जब उसमें आप बहुत चीज सब मिला देते हो, एंजाइम वगैरह, ये तो ये सब क्या हो जाता है? ये सब हो जाता है केमिकल यानी रासायनिक प्रक्रिया। तो आप इतना समझिए कि पाचन एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। जी हाँ, तो एक चीज और जानिए कि पाचन जो होता है ना, बस 3 ही चीजों का पाचन होता है। अब बताइए कौन कौन? तो मैं आपको बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट 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 कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन प्रोटीन इन्हीं तीनों का क्या होता है? पाचन होता है। इन्हीं तीनों का पाचन होता है, और बाकी वाली चीजों का पाचन नहीं होता है। जैसे जैसे जल जल खनिज 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 और उसके बाद क्या होगा? जल, खनिज और विटामिन। ये दोस्तों विटामिन, इन तीनों चीजों का पाचन नहीं होता है। का पाचन नहीं होता है। आप बोलो क्यों नहीं होता है? देखिए, ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इसे अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ दोस्तों इसे क्या कर लिया जाता है? तो मेरे भाई अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि पाचन जो होता है वो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करता है। लेकिन यह ऑलरेडी क्या होता है? सरल अणुओं में टूटा हुआ रहता है, इसीलिए इसको सीधा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इतना बात समझ में आता है? आप बोलोगे हाँ मेरे भाई, इतना बात तो समझ में आता है। अब चलिए एक चीज और, एक पॉइंट लिखते हैं कि पाचन का मुख्य कार्य क्या है। तो मेरे भाई पाचन का मुख्य कार्य भोजन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना। यह तो भोजन द्वारा क्या प्राप्त करना? ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। यह दोस्तों
इतना बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ भाई इतना बात तो समझ में आया। यानी हम कुल मिला के पाचन को समझ गए, डाइजेशन को समझ गए, और हम समझते हैं पाचन तंत्र। जब तुमने तंत्र को समझा, पाचन अब समझना है। अब पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो मेरे भाई आप इतना समझिए कि हमारे बॉडी में पाचन की क्रिया में, पाचन की प्रक्रिया में जितने भी अंग क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, यानी सहायता करते हैं हमारे पाचन में, वही क्या कहलाएंगे? वही पाचन तंत्र कहलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में बहुत ही डिटेली से जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि पाचन का जो मुख्य पाचन जो होता है वो हमारे दो चरणों में होता है। कौन कौन, आइए जानते हैं। या दोस्तों आइए जानते हैं। देखिए हमारा हेडिंग था डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हाँ, अब देखिए हमने समझा पाचन तंत्र को समझ लिया, ठीक है। पाचन तंत्र को समझ लिया क्या, कि जितने भी हमारे पाचन की प्रक्रिया में जितने भी अंग सहायक होते हैं, जितने भी अंग हमारी सहायता करते हैं, वो पाचन तंत्र कहलाते हैं। आई मीन ठीक है ना, डाइजेस्टिव पार्ट कहलाते हैं। अब देखिए अब हम जानेंगे हमारा जो पाचन होता है वो मुख्य रूप से दो चरणों में होता है। एक एक जो होगा मेरे भाई आहार नाल में होगा। क्या होगा? आहार नाल में होगा। और एक जो होगा वह पाचक ग्रंथि में होगा। यह दोस्तों एक पाचक ग्रंथि में होगा। अब आप बोलोगे ये आहार नाल क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, कितने आदमी ये समझ लेते हैं कि हमारे ये जो मुख होता है और वहाँ से लेके पेट तक, इसी को आहार नाल कहते हैं। मेरे भाई इसको आहार नाल नहीं कहते, इसको ग्रास नली कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके द्वारा हमारा भोजन पहुँचता है। बट आहार नाल जो है हमारे मुख से लेके हमारे गुदा तक जितना भी चीज है उस सभी को आहार नाल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कुल मिलाकर इतना कह सकते हैं कि मुख से लेकर गुदा तक फैले हुए क्या बोलते हैं इसको, पाइप को, नाल को क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। यहाँ दोस्तों इसकी जो लंबाई होती है वह 32 फीट होती है। कुल मिलाकर बोले तो 9 मीटर होती है। यहाँ दोस्तों इतना बात समझ में आता है? आप बोलोगे हाँ मेरे भाई इतना बात तो समझ में आता है। यहाँ दोस्तों सीबीएसई वाले इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। यहाँ दोस्तों वो सीबीएसई वाले इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। यह दोस्तों एलिमेंट्री कैनल। और पाचक ग्रंथि किसे कहते हैं? तो देखिएगा मेरा भाई, जो साइड से कुछ एंजाइम वगैरह छोड़ते हैं, जो ग्रंथि साइड से कोई एंजाइम वगैरह छोड़ते हैं जो हमारे पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं, उसे ही हम पाचक ग्रंथि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसे ही हम पाचक ग्रंथि कहते हैं। इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दोस्तों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचक ग्रंथि। इतना बात समझ में आता है तो मेरे भाई आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आहार नाल में सबसे पहले क्या हो जाता है, तो हमारा मुख आ जाता है, यानी मुख गुहा आ जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है? ग्रास नली आता है। क्या आता है? ग्रास नली, जिसे हम ओइसोफेगस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हमारा क्या आएगा? अमाशय आएगा। क्या आएगा? अमाशय आएगा। फिर उसके बाद छोटी आंत आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? छोटी आंत आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? 5 नंबर में बड़ी आंत आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? बड़ी आंत आएगा। और 6वें नंबर पे क्या आएगा? मलाशय आएगा। और 7वें नंबर पे गुद्दा आएगा, जिसे हम एनस बोलते हैं। यहाँ दोस्तों जिसे हम एनस बोलते हैं। अब पाचक ग्रंथि में क्या आता है जरा समझिएगा। यहाँ दोस्तों सबसे पहले मुख में क्या बनता है? लार ग्रंथि बनता है। क्या बनता है? लार ग्रंथि। फिर पेट में जठर ग्रंथि, क्योंकि ग्रास नली में तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो पेट में जठर ग्रंथि। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा यकृत प्लस पित्ताशय, ठीक है। इंदिरा आवास समझ में आता है? आप बोलोगे हाँ। अब देखो उसके बाद होता है अग्नाशय। और उसके बाद क्या होगा? आंत्य ग्रंथि। यह दोस्तों आंत्य ग्रंथि, आइए इसको जानते हैं। यह दोस्तों हमने क्या समझा? आहार नाल को समझा, पाचक ग्रंथि को समझा। अब देखिए क्या होता है इस सभी का काम, पार्ट बाय पार्ट समझते हैं और इस तरीके से हम पाचन तंत्र को पूरे अच्छे से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे मुख गुहा से। यहाँ दोस्तों मुख गुहा से सीबीएसई वाले इसे हम क्या कहते हैं? सीबीएसई वाले बकल कैविटी कहते हैं।
क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। सबसे पहले आप इतना समझिए कि मुख गुहा उसे कहते हैं, जैसे हमारे मुख में ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये है मुख, यही है मुख। इसी के द्वारा हम क्या लेते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं, अंदर भोजन को ग्रहण करते हैं, यही माउथ के द्वारा। जी हाँ, यही माउथ के द्वारा। हमारे माउथ में क्या होते हैं, दांत होते हैं, जीभ होते हैं, ये सब पचाने में क्या करते हैं, हमारे जटिल अणुओं को, यानी हमारे जटिल अणु कह रहे हैं, जब भी हम भोजन कुछ ग्रहण करते हैं तो उसको तोड़ने का काम कौन करता है, हमारे दांत करता है। कुचलने का काम करता है उसको, तो क्या करता है, कुतरने का काम करता है हमारे दांत। वही मुंह को हमें भोजन जब जाता है तो वो जटिल अणुओं से सरल अणु में टूट जाता है। तो उसमें मेनली दांत का कार्य में होता है। दांत का मैं एक अलग वीडियो आपको बना रखा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जीव जीव ज़्यादा कुछ नहीं होता है, भोजन को इधर उधर पलटने का कार्य करता है, ठीक है ना। अब देखिए, मुख गुहा में इतना तो समझिए, भोजन को हम लेते हैं और दांत से कुतर कुतर के कुचलने का काम करते हैं, उसको सरल मुंह में तोड़ देते हैं। अब देखिए, मुख में ही क्या बनता है, लार ग्रंथि भी बनता है। या तो मुखी में क्या बनता है, लार ग्रंथि बनता है। क्या बनता है, लार ग्रंथि बनता है। किस चीज में बनता है, मुख में ही बनता है। अब बताइएगा इसका काम क्या होता है और लार ग्रंथि किसे कहते हैं। जस्ट तो लार ग्रंथि में ही लार बनता है और लार कहते किसे हैं। तो मेरा इतना समझिए, जब भी कोई चीज़ आप अच्छा व्यंजन देखते हैं, मान लीजिए आपने मिठाई देख लिया, मान लीजिए आपने कोई 56 व्यंजन आपके मन पसंदीदा चीज़ देख लिया आपने, तो आपके मुंह में क्या आने लगता है, पानी आने लगता है। और वही पानी क्या कहलाता है, लार कहलाता है। क्या कहलाता है, लार कहलाता है। ये प्रत्येक मनुष्य में 1 से 1.5 केजी, 1 से 1.5 लीटर, ठीक है ना, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन बनता है। प्रतिदिन बनता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रत्येक मनुष्य में 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन बनता है। और ये बनना भी चाहिए। क्या होना चाहिए, ये बनना भी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको हम समझाते हैं कि लार ग्रंथि में ना, प्रत्येक मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। या तो कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। आप बताओगे कि कौन कौन। तो देखिए, सबसे पहले पैरोटिड, क्या होगा, पैरोटिड, यहाँ तो पैरोटिड। उसके बाद सबलिंगुअल और उसके बाद सबमेंडिबुलर, तो सबमेंडिबुलर। यह दोस्तों यही होती है 3 जोड़ी लार ग्रंथि। यह दोस्तों पैरोटिड जो होती है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। यह दोस्तों सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। और मैं आपको बता दूं, यही पैरोटिड सांप में जहर बनाने का काम करती है। यही पैरोटिड जो होती है सांप में क्या काम बनाने का काम करती है, जहर बनाने का काम करती है। सांप में जहर का काम करती है, ठीक है। सांप में जहर बनाने का काम कौन करती है, पैरोटिड ग्रंथि करती है। यहाँ दोस्तों ये सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर, ये क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद नहीं रखना है, बस आपको पैरोटिड याद रखना है। इतना बात समझ में आता है। अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों अब देखिए, 3 जोड़ी लार ग्रंथि जो है, ये लार जो है, लार ये क्या छोड़ता है, एंजाइम छोड़ता है। यहाँ दोस्तों क्या छोड़ता है मेरे भाई, एंजाइम छोड़ता है। क्या छोड़ता है, कितने प्रकार का एंजाइम छोड़ता है, तो 4 प्रकार का छोड़ता है। एक होता है लाइसोजाइम, दूसरा होता है टाइलिन, और तीसरा होता है डाइस्टेज। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका होता है म्यूकस। क्या होता है मेरे भाई, म्यूकस। यही 4 प्रकार का एंजाइम कौन छोड़ता है, लार ग्रंथि छोड़ता है। सबका क्या काम है, देखिए, लाइसोजाइम जो है, वह जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। जब तो जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, इसलिए हम इसे जीवाणुनाशी कहते हैं। जीवाणुनाशी कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, जीवाणु को ये नष्ट करता है। देखिए, हमारे भगवान जो थे ना, जब हमको बना रहे थे, तो बहुत ही चालाक आदमी, वो सभी चीज़ को समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि इंसान जो है ना, इंसान बहुत खराब आदमी है। कहने का मतलब, वह जो है कुछ भी नहीं समझता है। अब देखिए, हम कुछ काम करते रहेंगे। अब जैसे आप ही के आस पड़ोस अगर आप गांव के आदमी हैं, तो ये आप कॉमन देख सकते हैं। क्या होंगे, जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, बुढ़वा सब होते हैं, यानी बूढ़े लोग, वो क्या करेंगे, काम करते रहेंगे और खैनी भी मलते रहेंगे रात में, है कि नहीं। अब देखते हैं, तो ये सब क्या होता है, ये इसी के द्वारा हमारा बैक्टीरिया अंदर के द्वारा चलता है। कोई आदमी काम कर रहा है, कुछ अधिक मतलब मान ली इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, और वो कुछ करेगा, ऐसे पूछ लेगा, फिर काम करने लगा, फिर कुछ खा लेगा, है कि नहीं। मतलब
इसी शेप से ये क्या होता है, बैक्टीरिया हमारे अंदर जाएगा तो भाई ये बैक्टीरिया हमारे शरीर को क्या करेगा, क्षति पहुंचाएगा या नहीं क्षति पहुंचाएगा। तो भगवान ने सोचा यह इंसान बड़ा अजीब आदमी है, इसलिए इसको क्या दे देते हैं, लाइसोजाइम दे देते हैं, ताकि कोई भी बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं जा सके और इसके बैक्टीरिया मुंह में ही खत्म हो जाए। हाँ दोस्तों, लाइसोजाइम, जी हाँ दोस्तों, इसका नाम क्या है, लाइसोजाइम है। और ये मैं आपको बता दूं, यह बच्चों में सबसे ज़्यादा बनता है। बच्चों में क्या बनता है, सबसे ज़्यादा बनता है। आप बोलिएगा ऐसा क्यों, देखिएगा बच्चा कोई भी सामान ना सीधा मुंह में रखता है, चाहे वो कुछ भी हो, मार्कर हो, बोतल हो या कुछ भी हो, वो सीधा मुंह में ही रखता है। यानी उसमें सबसे ज़्यादा लाइसोजाइम बनता है किसमें, बच्चे में। अच्छा चलिए एक चीज़ और आप गौर करिएगा, आप दिन भर कुछ भी खाते हैं, दिन भर खाते पीते रहते हैं, आपका दांत साफ रहता है, लेकिन आप रात में कुछ भी नहीं खाते लेकिन आपका दांत गंदा हो जाता है। ऐसा क्यों, तो भाई यही लाइसोजाइम के कारण। जी हाँ दोस्तों, रात में ना लाइसोजाइम नहीं बनता है, रात में लाइसोजाइम नहीं बनता है और दिन भर लाइसोजाइम बनता है। जी हाँ दोस्तों, इतना बात समझ में आता है, आप बोलोगे हाँ मेरे भाई इतना बात तो समझ में आता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए टाइलिन और डाइस्टेज का क्या काम होता है, तो मैं आपको बता दूं, टाइलिन और डाइस्टेज का काम होता है स्टार्च का पाचन। जी हाँ दोस्तों, स्टार्च का पाचन। अब आप पूछोगे स्टार्च किसे कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, स्टार्च किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, ग्रंथि किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब जो है ना एक अलग चैप्टर में मैं आपको बता दूंगा कि ये कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्रंथि ये सब क्या होती है। क्योंकि क्या है ना, आपको सब चीज़ अगर एक ही साथ अगर आपको पढ़ा दिया जाए तो आप जो है ना अच्छे से कुछ भी चीज़ सीख नहीं पाओगे, क्या कर नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे। इसीलिए ना आपको बताऊंगा मैं कि ये कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में बहुत अलग अलग प्रकार के कार्बो, उसी का एक रूप जो है स्टार्च भी है, ठीक है। तो इतना डिटेयली में आपको मैं एक अलग चैप्टर, इससे क्या होना चाहिए, इससे आपका ध्यान भटक जाता है। आपका पहला फोकस क्या होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए, आपका पहला प्राइम यही होना चाहिए, ठीक है ना। इतना बात समझ में आता है। तो मैंने कहा कि टाइलिन और डाइजेस्टेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च बोले तो मंड का पाचन करता है, यानी चोकर का पाचन करता है। ये दोस्तों, ये चोकर होना भी चाहिए, चोकर का, ठीक ना। स्टार्च का पाचन करता है जिसे हम चोकर, देखिए आप कोई भी अनाज वगैरह अनाज देखिएगा तो अनाज के ऊपरी परत पे जो होता है ना, जो छिलका वगैरह वो सब जो निकलता है बाहरी, तो उसी को कहते हैं चोकर। ये दोस्तों, चोकर उसी को कहते हैं, यानी यही टायरिन उसी का पाचन करता है, यानी मंड यानी चोकर का पाचन करता है। ये दोस्तों देखिएगा, आप आटा को कितना भी चाल दीजिएगा ना, कितना भी चाल दीजिएगा तो चोकर उसमें रहेगा ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए आपने पूरा चाल दिया, आटा को पूरा चाल दिया तो वो तो मैदा बन जाएगा। और मैदा का 5 रोटी खा लीजिए और आटा का आप आटा का आराम से खा सकते हैं, 7 को 8 को आराम से खा सकते हैं, लेकिन आप टाइलिन का मैदा का 5 रोटी खा लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए आपको स्टार्च में चोकर होना चाहिए, स्टार्च में यानी चोकर का पाचन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना समझिए कि टाइलिन और डाइजेस्ट किस चीज़ का पाचन करते हैं, स्टार्च का पाचन करते हैं। इतना बात समझ में आता है। अब देखिए म्यूकस, म्यूकस जो करता है भोजन को चिपचिपा बना देता है। यहाँ दोस्तों, भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बना देता है, बोले तो मुलायम बना देता है। यहाँ दोस्तों क्या बना देता है, मुलायम बना देता है। यानी दोस्तों, हमारे भोजन को ये क्या कर देता है, चिपचिपा यानी मुलायम बना देता है। देखिए कभी कभी कोई आदमी जब भोजन जल्दीबाजी में खाएगा तो भोजन को कैसे खाता है, ऐसे करता है ना, तो वही किसके कारण होता है, म्यूकस के कारण होता है, जल्दीबाजी में खाएगा। तो यही भोजन को इसका काम जो होता है ज़्यादा नहीं, भोजन को मुलायम बना देना, चिपचिपा बना देना, ठीक है ना। इस तरह से हमारा लार ग्रंथि क्या हुआ, खत्म हुआ, और हमारा मुख गुहा क्या हुआ, खत्म हुआ। यहाँ दोस्तों एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और बच गया कि मुख में पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है। जैसे मान लो कि आपने खाना खा लिया, रोटी वोटी चबा लिया, अच्छे से सब चीज़ कर लिया और वह आपके मुख के नीचे से नहीं उतरा है, यानी ग्रास नली में नहीं आया, मुख में ही है। तो अगर आप उसे उस समय हाथ में ले लेते हैं, देखिए भद्दा लगेगा लेकिन बायो है, आपको थोड़ा अच्छे से मजा। अब मान लीजिए उसको मुख में जो रखेगा तो वो मुंह में ही उसका पाचन हो गया है, तो वो क्या कहलाएगा, बोलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बोलस कहलाएगा। और वही बोलस ग्रास नली से अंदर जाएगा, ठीक ना। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुख में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, तो मेरे भाई बोलस कहलाता है। मुख में पचा हुआ भोजन, मुख में पचा हुआ भोजन, पचा हुआ भोजन, मुख में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, तो मेरे भाई बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है, तो मेरे भाई बोलस कहलाता है। इतना बात समझ में आया, तो आप कहोगे हाँ मेरे भाई इतना बात तो समझ में आता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है जरा समझने का प्रयास करते हैं। क्या दोस्तों,
अब देखिए हमने मुख गुहा की तो बात कर ली, अब बात करेंगे ग्रास नली। यार तो ग्रास नली की बात करेंगे, जिसे हम ओइसोफेगस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ओइसोफेगस कहते हैं। यार तो ग्रास नली, ग्रास नली की बात करेंगे, जिसे सीबीएसई वाले बोलते हैं ओइसोफेगस। यहाँ तो एक ग्रसनी होता है, ग्रसनी वो जो होता है वो श्वसन तंत्र का भाग होता है, जो श्वसन तंत्र का भाग होता है, ये पाचन तंत्र में नहीं होता है, ये बात जान लेना, ठीक ना। तो देखिए ग्रास नली क्या होता है, ग्रास नली जो हमारा होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है। सबसे पहले इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और यह क्या करता है, मोनली कोई काम कुछ नहीं करता है, यह भोजन को धकेलने का काम करता है, भोजन को धक्का देने का काम करता है, बस इतना ही। इसमें कोई चीज़ नहीं होता है, पाचन वगैरह कोई कुछ नहीं होता है, ठीक ना। एक चीज़ और गौर करिएगा कि हमारे मान लीजिए एक पाइप है, अरे हम तो ये भी जानते हैं कि ग्रास नली है तो एक पाइप है, और हमारे ये भोजन को सीधा अमाशय में ढकेल देता है। तो आप एक चीज़ गौर करिए कि जब हम भोजन को ग्रास नली में ग्रास नली द्वारा पेट में जाता है, जब ग्रास नली द्वारा पेट में जाता है, तो वह कोई भी चीज़ अगर ऊपर से जा रहा है और किसी समतल चीज़ पे पड़ेगा तो वह कुछ आवाज़ करेगा, या नहीं तो हमको कुछ पता तो चलेगा, वाइब्रेट जरूर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी आपने सोचा है, नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है, तो हमारे ग्रास नली में क्रमानुकंचन गति, जी हाँ दोस्तों, क्रमानुकंचन गति, जिसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं, पेरिस्टालसिस क्रमानुकंचन गति के कारण यह भोजन को धक्का देता है, भोजन को धक्का देने का काम करता है। यहाँ दोस्तों भोजन को धक्का देता है। यहाँ दोस्तों क्या होता है ना कि हमारे मतलब ग्रास नली में क्रमानुकंचन गति, जैसे मान लीजिए ना आप कोई कोलगेट का पेस्ट ले लीजिए और आप उसको ऐसे 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 जब करोगे तो धीरे धीरे वो निकलेगा। तो वही जो है क्रमानुकंचन गति में धीरे धीरे भोजन गिरता है, और वह इतना धीरे से गिरता है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता है और हम आसन में पहुँच जाता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसे इतना ही समझो कि क्रमानुकंचन गति होती है, क्रमानुकंचन गति के कारण भोजन हमारा अमाशय में आता है। अब देखो इतना बात समझ में आया, आप बोलोगे हाँ मेरे भाई इतना बात तो समझ में आया। अब देखो अब हम बनाएंगे अमाशय। क्या बनाएंगे, अमाशय। क्या बनाएंगे, अमाशय। यह दोस्तों मैंने एक वीडियो में पाचन तंत्र बनाना भी सिखाया है, अब जाके देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। अब देखिए हम अमाशय की बात करेंगे, जैसे हम सीबीएसई वाले बच्चे बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं, जी हाँ दोस्तों, स्टमक बोलते हैं। अब देखिए अमाशय क्या होता है, अमाशय क्या होता है, जैसे ये ग्रास नली से आया और यही जो ये थैली जो होता है जे आकार की थैली, जिसे हम बोलते हैं, इसी को तो हम अमाशय बोलते हैं मेरे भाई, इसी को क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। यही जो देखें आप, ये क्या है, अमाशय है। क्या है मेरे भाई, यही आपका अमाशय है। क्या है, अमाशय। अब देखिए अमाशय जो होता है जैसे के आकार का होता है, और आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि अमाशय में जब भोजन आता है ना तो 4 घंटे तक रहता है, लगभग 4 घंटे तक अमाशय में ही भोजन रहता है। इतना बात समझ में आता है आपको। हाँ अब देखिए सबसे बड़ी बात, अमाशय किसे कहते हैं, बहुत से आदमी ना इसको अमाशय क्यों समझते हैं, यानी पेट। देखिए भाई ये अमाशय नहीं, ये पेट है, इसे हम बोलते हैं उदर। ये क्या है, उदर, यानी नहीं कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए जिस देखिएगा गाँव घर में ना बहुत से आदमी का इसमें बहुत फुला रहता है, तो आप उसको अमाशय कह दीजिएगा, उसको अमाशय कह दीजिए, अरे भाई वो अमाशय नहीं होता है, उसको कहते हैं उदर, उसको कहते हैं उदर। आप सुने भी होइएगा, जिसका उदर हो लंबा, लंबोदर। यहाँ तो गणेश जी का जो उदर है वो क्या है, काफी लंबा है, इसलिए उन्हें लंबोदर कहा जाता है। यहाँ तो इसको क्या कहते हैं, उदर कहते हैं। और वही हमारा अमाशय जो होता है वो अंदर में होता है, जो पाचन की क्रिया करता है। ये तो हमारा निकल जाता है कि नहीं, ये कुछ नहीं होता है, समझ में, ये मतलब अमाशय नहीं होता है, ठीक है ना। इतना बात समझ में आया, बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आया। और देखो अमाशय को 3 भागों में बांटते हैं। पहला कार्डियक। यहाँ दोस्तों कार्डियक जो होता है ना, कार्डियक सबसे ऊपर वाला भाग होता है। कार्डियक जो होता है सबसे ऊपर वाला भाग होता है, बीच में जो होता है पंडिक होता है, और सबसे लास्ट में क्या होता है, पाइलोरिक होता है। ये दोस्तों इतना बात समझ में आया, आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आया। देखिए कार्डियक जो होता है ना,
हवा हमारे हृदय के जस्ट नीचे होता है, और हृदय के अध्ययन को यानी हार्ट के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं, और उसी के नाम पे क्या पढ़ा है, कार्डियक पढ़ा है। इतना बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ इतना बात तो जरूर समझ में आया। अब देखिए कार्डियक में क्या होता है, कार्डियक में भोजन जो है, भोजन ग्लास नली से नीचे गिरता है, और कार्डियक में ही HCl का निर्माण होता है। क्या दोस्तों, HCl का निर्माण होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, निर्माण होता है, और यह जीवाणुओं को नाश करता है। यह जीवाणुओं को क्या करता है, नाश करता है। अब आप पूछोगे मेरे भैया लाइसोजाम क्या करता था, तो मान लीजिए यह अगर जीवाणुओं का नाश करता है, तो जीवाणु नाश वहाँ पे बैठा क्या कर रहा था, अरे भाई समझा रहे हैं जरा रुको। तो सबसे पहले ये जीवाणुओं को क्या करता है, नाश करता है, और क्या करता है मेरे भाई, यह भोजन को तोड़ता है। यह भोजन को क्या करता है, तोड़ता है। क्या करता है, तोड़ता है। सबसे पहले आप इतना समझिए, यहाँ HCl का निर्माण होता है, यहाँ तो हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल का निर्माण होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान लगभग 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। अब मैंने आपको बताया जीवाणुओं को क्या करता है, नाश करता है। यहाँ दोस्तों अब देखिए क्या है ना, लाइसोजाइम जो है वो भी जीवाणुओं का नाश करता है, लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं, जिसे हम देहाती भाषा में कहते हैं थित्थर, जिसको हम थित्थर कहते हैं, यानी थुत्थु, ठीक ना। यानी जो बात मानने से भी बात नहीं मानता है, यानी वो वहाँ पर लाइसोजाइम उसे नहीं मार पाता है, तब आके अमाशय से उसको नष्ट करता है, उस जीवाणु को मारता है। इतना बात समझ में आया? आप लोग हाँ इतना बात समझ में। और यह भोजन को तोड़ने का भी काम करता है। यहाँ दोस्तों यह भोजन को क्या करता है, तोड़ने का भी काम करता है। अब चलिए कभी हम एक चीज़ गौर कीजिएगा कि मान लीजिए जब आप दही खाते हैं, आप जब क्या बोलते हैं, दही खा रहे हैं या कहीं खीर खा रहे हैं, कोई ठंडा ठंडा सामान खा रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, क्या लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी ना उल्टी हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उल्टी हो जाता है। तब हमको लगता है कि हमारा आँख मुँह सब क्या लगता है, जलन होने लगता है। क्या होता है, जलन होने लगता है। देखिए तो खाए वो आप ठीक है, आप नहीं खाए हो ठीक है, लेकिन यहाँ पे HCl जो है ना लेबरा के निकला, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकला, तो इसी के कारण क्या हुआ, आप उल्टी कर दिए, ठीक ना। तो इसी के कारण HCl के कारण ही आप उल्टी कर दिए, जिससे आपका आँख मुँह जलने लगा था, ठीक है। इतना बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ इतना बात तो जरूर समझ में आया। अब चलिए एक चीज़ और बताइए, एक चीज़ और कभी गौर की होइएगा कि जब कोई शादी में कोई आदमी जाता है, जब कोई शादी में जाता है तो देखिएगा वहाँ पे ना फोकट के धन तो रहता है, सब क्या करेगा, जो मिलेगा, बर्गर मिलेगा, चाउमीन मिलेगा, चाट मिलेगा, मतलब जितना भी होगा वो बहुत खा लेगा, यहाँ तक खा लेगा, मतलब क्या है ना, बहुत ग्रास नली को भी फुल कर देता है, इतना समझिए ना, इतना खा लेता है, ठीक ना। तो वो क्या करेगा, जब जितना मात्रा में आप ज़्यादा सामान खाइए ना, उतना ही मात्रा में HCl क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, HCl छोड़ता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, छोड़ता है। तो क्या होगा, जितना मात्रा में आप सामान खाइएगा उतना ही मात्रा में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छूटेगा, तो यह क्या करेगा, गैस निकालेगा। क्या निकालेगा, गैस निकालेगा, और इसे ही CBSE वाले क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो गया है। इसे क्या ही बोलते हैं, CBSE वाले एसिडिटी हो गया, ठीक ना। इतना बात समझ में आया? तो देखिए डॉक्टर क्या करते हैं, MGH का होल देते हैं। यह दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं डॉक्टर, जिसे हम इनो कहते हैं। क्या कहते हैं, इनो। यहाँ तो प्रचार भी देखे होइएगा, 6 सेकेंड ऑन एसिडिटी कौन है ना, प्रचार में आता भी है। यहाँ तो अब इतना बात समझ में आया, डॉक्टर क्या देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं, जिसे हम कहते हैं MGH का होल टॉनिक, और जिसे हम इनो भी कहते हैं। ये देखिए ये क्या होता है, OH जब भी जिसमें जाए ना वो क्या होता है, बेस होता है, यानी क्षार होता है। तो HCl जो होता है अम्ल होता है, जो दे देता है, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब HCl में वो करता है तो वो एसिडिटी बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके न्यूट्रल हो जाते हैं। इतना बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ मेरे भाई इतना बात तो समझ में आया। कार्डियक का यहीं पे काम क्या होता है, समाप्त होता है। अब देखिए आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर HCl इतना ही खतरनाक होता है, इतना ही खतरनाक होता है, तो वह खुद क्यों नहीं जल जाता? तो मेरे भाई यह खुद इसलिए नहीं जल पाता कि क्योंकि आप जो ये देख रहे हैं ये अमाशय, इसके कात यानी इसके बगल साइड में क्या होता है, म्यूकोसा होता है, यानी जिसे हम श्लेष्मा कहते हैं।
क्या कहते हैं, श्लेष्मा कहते हैं, यानी मुकोसा कहते हैं। ये किस चीज़ का बना होता है, तो मेरे भाई यह क्षार का परत बना होता है, क्षार का ये बना होता है, ये क्षार का बना होता है। जब भी HCl प्रोड्यूस होता है, जब भी कुछ ज़्यादा हो जाता है, ये क्षार उसको क्या कर देता है, उदासीकरण बना देता है, जहाँ दोस्तों यानी न्यूट्रल बना देता है। इसी के कारण हमारा पेट नहीं जलता है कि नहीं। सोचो यह क्या होता है, नहीं होता तब क्या होता है कि नहीं, वही हमारा पेट जलने लगता है कि नहीं। अब देखो हम बात करेंगे किससे, फंडिक से। या दोस्तों हमने बात कर लिया कार्डियक से, अब बात करेंगे फंडिक से। या दोस्तों फंडिक जो होता है बीच वाला भाग होता है, जहाँ क्या होता है, बीच वाला भाग होता है। यहाँ भोजन को रोक कर रखा जाता है, यहाँ भोजन को रोक कर रखता है, यह भोजन को रोक कर रखता है, यह भोजन को रोक कर रखता है। इतना बात समझ में आया। यह तो हमारा फंडिंग में जो है ना, भोजन रुक के रहता है। इतना बात समझ में आया आपको, आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आया। अब देखिए इसी में ना क्या होता है, कांटेनुमा संरचना होता है। यह तो कांटेनुमा संरचना होता है। इसमें क्या होता है, कांटेनुमा संरचना होता है। जैसे मान लो ना ये क्या है, फंडिक है, तो यहीं पे ना कांटेनुमा संरचना होगा। क्या होगा, कांटेनुमा संरचना होगा। जैसे हम क्या बोलते हैं, रोजी बोलते हैं, कांटेनुमा संरचना होता है। क्या होता है, कांटेनुमा संरचना होता है, जिसे हम रोजी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रोजी कहते हैं। इतना बात समझ में आया, आप बोलोगे हाँ मेरे भाई इतना बात तो समझ में आया। देखिए कभी कभी ना आप जब खाना नहीं खाइएगा, मान लीजिए कोई फास्टिंग वगैरह कर लीजिए, तो हमारा पेट जो है ना गरने लगता है, यानी भूख। देखिए कभी महसूस कीजिएगा, तो यही रोजी जो है रोजी के कारण होता है। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि मतलब पेट में चूहन होना यह किसके कारण होता है, तो रोजी के कारण होता है। इतना बात समझ में आया, आप बोलोगे हाँ मेरे भाई इतना बात तो समझ में आया। देखिए तो फंडी का तो ज़्यादा काम नहीं होता है। अब देखिए हम पाइलोरिक का बात करेंगे, या तो किसका बात करेंगे, तो पाइलोरिक का बात करेंगे कि पाइलोरिक में क्या होता है। यह हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। इतना समझ में आया, ये क्या होता है, थर्ड पार्ट होता है। अब देखिए थर्ड ही में ना जठर ग्रंथि होता है। क्या होता है, जठर ग्रंथि। यहाँ तो जठर ग्रंथि, यही जठर ग्रंथि क्या होता है, यही जठर ग्रंथि क्या छोड़ता है, जठर रस छोड़ता है। क्या छोड़ता है, जठर रस छोड़ता है। और इस जठर रस से दो प्रकार के रस निकलते हैं, एक होता है रेनिन, ठीक है ना। इतना बात समझ में आया, अब बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में। और एक होता है पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन। एक होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन। जी हाँ, रेनिन जो है ना दूध को दही में बदलता है, यानी दूध का पाचन करता है, दूध को दही में बदलता है, यानी दूध का पाचन करता है। जी हाँ दोस्तों, आप देखिएगा रेनिन जो होता है ना, वो बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखिए बच्चों दूध पीते हैं और तुरंत देर बाद वो क्या कर देते हैं, उगल देते हैं, यानी दही के रूप में वह उल्टी कर देते हैं। अब देखिएगा, गौर करिएगा। अब देखिए अब यह रेनिन जो होता है ना, बूढ़ों बुजुर्गों में बहुत कम हो जाता है। देखिए और दूध का पाचन नहीं कर पाते, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि बाबा अहाँ दूध न खाओ, अहाँ कथी खाओ, दही खाओ। अहाँ सीधा दूध से दही बनावे के पड़त, पहले अहाँ सीधा दही खाओ। क्या कहूँ, सीधा दही खाओ, यानी बुजुर्गों में सीधा बोलते हैं दही खाने को। इतना बात समझ में आया। अब देखिए आजकल ना क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा के पूछता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन जो है ना बहुत घुमा फिरा के पूछता है। एक बार क्वेश्चन आया था, कंपटीशन में आया था कि रेनिन किस चीज़ का पाचन करता है। जी हाँ दोस्तों, ना ऑप्शन में दूध था, ना ऑप्शन में दही था। अब पूछोगे क्या था, तो यहाँ दोस्तों कैसीन प्रोटीन था, कैसीन प्रोटीन था। क्या था, कैसीन प्रोटीन। और दूध में क्या होता है, कैसीन प्रोटीन होता है। जी हाँ दोस्तों, दूध में कैसीन प्रोटीन होता है, तो ये भी उनका आंसर क्या था, कैसीन प्रोटीन था। यानी घुमाओ के पूछेगा क्वेश्चन, बात वही रहता है नहीं। अब देखो इतना समझ लीजिए। अब देखो पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन जो है ना प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। यहाँ तो प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलने का काम करता है, तो आप कहोगे पेप्सिन करता है। यहाँ तो पेप्सिन करता है। और इस तरीके से हमारे अमाशय का क्या हुआ, अमाशय का पाचन हो गया, अमाशय में पाचन हो गया। अब देखिए अमाशय से पचा हुआ भोजन, अब ये अमाशय से कहाँ आएगा, छोटी आंत में आएगा। दोस्तों कहाँ आएगा, छोटी आंत में आएगा। तो अमाशय से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, काइम कहलाता है।
क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। जैसे आप समझिए, मैंने आपको समझाया कि मुंह में खूब अच्छा से खा लिए, एकदम आधे हो गए और उसको बाहर निकाले तो वो बोलस कहलाता है। अब देखिए, आप जब आपको उल्टी जो होगा, उल्टी, तो उसको बोलते हैं कायम, क्योंकि वो पूरे आपके अंदर से ना आता है, पेट से ना आता है, तो उसको बोलते हैं कायम। क्या बोलते हैं? कायम। यानी आप ये कह सकते हैं, अमाशय से पचा हुआ भोजन या उल्टी किया हुआ भोजन क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। अब देखिए, इतना बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ मुझे भाई इतना बात तो समझ में आया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या होता है कि नहीं। अब देखिए, अमाशय से यह भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। मान लीजिए क्या है? छोटी आंत में जाएगा। क्या है? छोटी आंत में जाएगा। ठीक है। छोटी आंत में जाएगा। ठीक है, मान लीजिए छोटी आंत है। अब देखिए, छोटी आंत में जाएगा ना, छोटी आंत में जाएगा तो यहीं पर एक क्या होता है? अग्नाशय ग्रंथि होता है। यह दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि होता है। यह दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि होगा तो उस समय वह क्या छोड़ेगा? एंजाइम छोड़ेगा। यह दोस्तों अग्नाशय जो होता है ना, यह पाचक ग्रंथि है। क्या है? पाचक ग्रंथि है। यह पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। आप बोलोगे क्या ये पूर्ण पाचक मतलब समझे नहीं? यहाँ दोस्तों पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। कहने का मतलब, इससे पहले हम देखें कि सब एंजाइम छोड़ रहा था, सब एंजाइम छोड़ रहा था, मुंह में भी, अमाशय में भी, जो है ना, सब हो रहा था, लेकिन ज़्यादा की चीज़ों का वहाँ पे पाचन नहीं हो पा रहा था। लेकिन अग्नाशय क्या करता है? लगभग बहुत एंजाइम देता है, यहाँ पे पूर्ण पाचन होता है ना। तो ये देखिए कौन कौन एंजाइम होता है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यह तो ट्रिप्सिन, 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 उसके बाद एमाइलेज और उसके बाद लाइपेज। यहाँ तो लाइपेज, यहाँ दोस्तों लाइपेज। अब देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक है, टाल। यह दोस्तों टाल, यह दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ट्रिप्सिन जो होता है ना, वह हमारे पेप्टोन को, देखिए अमाशय में हमने पढ़ा पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, और यह ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन को क्या करता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। किस चीज में बदल देता है मेरे भाई? पेप्टाइड में बदलने का काम करता है ट्रिप्सिन करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रिप्सिन पेप्टाइड में बदलने का कौन काम करता है? तो भाई ट्रिप्सिन करता है। अब देखिए एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। अब आप पूछोगे भैया भैया स्टार्च का पाचन एमाइलेज करता है, तो फिर वो क्या बोलते हैं उसको? टाइलिन क्या करता है? तो मेरे भाई देखिए, हम खाना जो है ना थोड़ा जल्दी जल्दी खाते हैं, है कि नहीं? एकदम जल्दी जल्दी खाते हैं तो कुछ चीज़ स्टार्च का पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, और वही अग्नाशय से एमाइलेज एंजाइम द्वारा उसका पाचन हो पाता है। यहाँ तो ये जानवरों में जो है ना, यहाँ नहीं होता है। जानवरों में मुख में ही पाचन हो जाता है। देखिएगा जानवर सब ना क्या करेगा, वह हमेशा ना ऐसे ऐसे करता है, मुँह चलाता ही रहता है, जिसको कहते हैं जुगाली कहते हैं। वो हमेशा जुगाली ही करते रहते हैं, ठीक है ना। माइलेज, ठीक ना। इतना बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आ गया। अब देखो लाइपेज, लाइपेज क्या होता है? लाइपेज जो है चिपचिपा पदार्थों का क्या करता है? पाचन करता है। ल से लाइपेज यानी ल से लसलसा पदार्थ यानी वसा का पाचन करता है। या तो वसा का पाचन करता है कौन? हमारा लाइपेज करता है। यहाँ तो लाइपेज करता है यानी चिपचिपा पदार्थ का क्या करता है? पाचन करता है। आप बोलोगे इतना बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आया। तो हम आपको बता रहे थे कि यह कायम भोजन जो अमाशय से भोजन मतलब बच गया, यानी जिसको हम कायम बोलते हैं, तो ये कायम कहाँ आएगा? तो मेरे भाई सबसे पहले अमाशय भी जो है ना 3 भागों में बटा हुआ। अमाशय कह रहे हैं छोटी आंत। एक होता है डेडुनम, एक होता है डेडुनम। क्या होता है? डेडुनम। एक होता है जेजुनम। जी हाँ दोस्तों, एक होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? तीसरा होता है इलियम। अब देखिए डेडुनम जो होता है ना, मान लीजिए डेडुनम, डेडुनम में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ना डेडुनम किसी प्रकार का एंजाइम छोड़ता है, किसी भी चीज़ का कुछ नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले अमाशय से जो भोजन आएगा ना छोटी आंत में यानी डेडुनम में, डेडुनम में आएगा ना, तो डेडुनम यानी छोटी आंत कहता है कि अरे भाई अब ये मतलब नखरा करने लगता है। छोटी आंत क्या करने लगता है? नखरा करने लगता है। जब भोजन आता रहता है कायम तो ये कहता है देखो हम भोजन तभी लेंगे, हम भोजन को तभी जाने देंगे जब भोजन क्षारीय हो, क्योंकि अमाशय से बचा हुआ भोजन क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। किसके कारण? HCl के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। तो देखिए इसका समाधान निकालने के लिए क्या होता है? इसका समाधान निकालने के लिए हमारे लीवर भाई होते हैं। क्या होते हैं? लीवर भाई जो होते हैं इसका समाधान निकाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लीवर से क्या निकलेगा? पितरस निकलेगा। क्या निकलेगा?
पितरस निकलेगा यानी पित्त निकलेगा, और यहीं पे होता है क्या होता है, पित्ताशय होता है जो पित्त को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। कभी कभी पितरस में जो होता है ना वो क्या बोलते हैं, पथरी पथरी हो जाता है, तो उसको काट के फेंक दिया जाता है। नॉर्मली इसका कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो पितरस जो है, पितरस कौन बनाता है, लीवर बनाता है, और यह स्टोर होता है पित्ताशय में। अब देखो यह क्या करता है, पितरस ये इतना कड़वा होता है, पित्त इतना कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है ना कि मत पूछो। इसका पीएच मान लगभग 8 होता है। क्या होता है, इसका पीएच मान 8 होता है पित्त का, ठीक ना। तो यही पित्त जब कहाँ जाता है, यही पित्त डेडुनम में जाता है, डेडुनम में जाता है। यह भोजन को क्षारीय बना देता है। देखो कितना मजेदार बात है, यह अम्लीय था अब इसको क्षारीय बना दिया, अब कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो इससे जानने से पहले एक चीज और जान लीजिए, डेडुनम जब डेडुनम में भोजन आने वाला रहता है तो ये 2 प्रकार का हार्मोन रिलीज करता है। जी हाँ दोस्तों, डेडुनम में 2 प्रकार का हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। मान लो जब भोजन आने वाला होगा तो डेडुनम से एक होता है काइलोसिस्टोकाइनिन, जहाँ तो काइलोसिस्टोकाइनिन, और एक होता है सेक्रेटिन, जहाँ तो 2 प्रकार का हार्मोन छोड़ता है। एक छोड़ता है काइलोसिस्टोकाइनिन, काइलोसिस्टोकाइनिन, या दोस्तों क्या छोड़ता है, काइलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन एंजाइम छोड़ता है। ये एंजाइम क्यों छोड़ता है, जब भोजन हमारा आने वाला रहेगा, जब भोजन आने वाला रहेगा तो यह डेडुनम छोड़ेगा। अरे भाई भोजन आने वाला है, तुम पितरस भेजो। किसको भेजता है, पित्ताशय को भेजता है। तुम पितरस भेजो, भोजन आने वाला है। ये कौन हार्मोन कहता है, काइलोसिस्टोकाइनिन कहता है, डेडुनम में छोड़ता है, ठीक ना। डेडुनम में कोई एंजाइम नहीं होता है, पर 2 एंजाइम ये क्या करता है, 2 हार्मोन रिलीज करता है। जो भोजन देखेगा कि आने वाला है तो ये तुरंत इन्फॉर्मेशन भेजता है कि उसको, पित्ताशय को, कौन हार्मोन, काइलोसिस्टोकाइनिन। अरे भाई भोजन आने वाला है, तुम जल्दी से क्या भेजो, पित्ताशय भेजो। क्या भेजो, पित्ताशय भेजो, मतलब पितरस भेजो, ठीक ना। ये हो गया। अब देखिए एक और हार्मोन होता है जिसको सेक्रेटिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्रेटिन कहते हैं। ये किसके लिए छोड़ता है, ये छोड़ता है अग्नाशय के लिए, ठीक है। ये छोड़ता है अग्नाशय से, यानी अग्नाशय से जो अग्नाशय ग्रंथि का जो एंजाइम आया वह सेक्रेटिन हार्मोन के कारण आया, और जो पितरस आया वो काइलोसिस्टोकाइनिन का आया। इतना बात समझ में आया, आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आ गया। अब देखो एक चीज और समझना, कि जब भोजन सब चीज आ गया तो कहाँ आएगा, डेडुनम में आएगा। कहाँ आएगा, डेडुनम में आएगा। और हमने कहा कि डेडुनम में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, तो वह क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। स्टोर करने के बाद डेडुनम में बहुत भोजन हो जाएगा। तो देखिए कभी कभी ना जब डेडुनम में पाचन ही ना हुआ तो उसको क्या करेगा, वो फैलाने का काम करेगा। जैसे आप गाँव भर में देखते होइएगा महिलाएं सबको, वो क्या करेगी, चावल दाल को फटकेगी, वो एक जगह रहेगा उसको फटक देती है, यानी उसको फैला देती है। तो वहीं ये क्या होता है, ये भोजन को क्या करता है, फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। तो ये फैला के कहाँ चल जाता है, जेजुनम में फैलता है और डेडुनम से जाता है। तो एक चीज़ तो हमको समझ में आया कि न डेडुनम में पाचन होता है और न जेजुनम में पाचन होता है। अब पाचन होगा कहाँ, तो मेरे भाई इलियम में होगा। तो इलियम में पाचन होगा, कहाँ होगा, इलियम में पाचन होगा। अब देखिए इलियम में पाचन होता है, और इलियम में एक ग्रंथि होता है जिसका एंजाइम छोड़ता है। इलियम में एक एंजाइम छोड़ता है जिसका नाम होता है क्या, जिसका नाम होता है इरिप्सिन। यह तो इरिप्सिन, ये देखिए इसको अंत्य ग्रंथि कहते हैं। अंत्य ग्रंथि में कौन जो छोड़ता है, एंजाइम छोड़ता है, इरिप्सिन छोड़ता है। वैसे छोड़ता है 5, ठीक ना, सुक्रेज, माल्टेज, है ना, जो इरिप्सिन, लैक्टोज, माल्टेज, है ना, इस सब का। लेकिन उतना सिंपल आपको पूछेगा नहीं, और इतना सिंपल पूछेगा ना, या दूसरा वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब इतना थोड़ी ना पूछेगा कि सुक्रेज किस चीज़ का पाचन करता है, तो सुक्रोज का। माल्टेज किस चीज़ का पाचन करता है, तो माल्टोज का। इतना सिंपल। लैक्टोज किस चीज़ का था, लैक्टेज किस चीज़ का था, लैक्टोज का। इतना सिंपल नहीं पूछेगा। इसमें एक ही चीज़ है इंपॉर्टेंट, इरिप्सिन। तो इरिप्सिन किस चीज़ का पाचन करता है, तो मेरे भाई देखना, अमाशय जो था ना, अमाशय, वो पेप्सिन जो था वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदला था। फिर उसके बाद अग्नाशय जो आया वो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल दिया, और यही पेप्टाइड को इरिप्सिन क्या करता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है, यानी अमीनो अम्ल में बदल देता है। इस चीज में अमीनो अम्ल में बदलने का काम करता है कौन, यही इरिप्सिन। अब देखिए इतना बात समझ में आया। देखिए कहता है कि यहाँ पे एलियम में ना पूर्ण पाचन हो जाता है। कहा भी जाता है कि छोटी आंत में क्या होता है, पूर्ण पाचन हो जाता है।
तो इलियम में क्या होता है, पूर्ण पाचन एवं अवशोषण भी होता है। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण पाचन एवं अवशोषण होता है। क्या होता है, पूर्ण पाचन एवं अवशोषण होता है। यहाँ तक इतना बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आया। अब देखिए पाचन तो हो गया, अब ये सभी चीजों को पचा उचा लिया, इतना समझ में आया। अब देखो ये अवशोषित करता है, क्या कर लेता है, देखिए मान लीजिए ये छोटी आंत है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक उंगलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है, उंगलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिलाई कहते हैं, यानी बिली कहते हैं, यानी बिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बिली या बिलाई कहते हैं। इतना बात समझ में आया? और यही बिलाई जो होती है क्या, अवशोषित करने का काम करती है, अब्जॉर्ब करने का काम कर लेती है सभी चीजों को, है ना। इतना बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आ गया, ठीक है ना। यही बिलाई क्या करता है, अवशोषित करने का काम करता है। चलिए एक चीज और आपको मैंने आपको समझाया कि पीएच का जो मान होता है पितरस का, वो 8 होता है। अब एक चीज और आपको देखिएगा, आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा कि वह कौन सा चीज है जो एंजाइम न होते हुए भी पाचन करता है। तो जी हाँ दोस्तों, पितरस जो होता है ना, पितरस यानी पित्त जो होता है, वो वसा का पाचन करता है। क्या कहलाता है, वसा का पाचन करता है, जिसे हम इमल्सीकरण कहलाते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, इमल्सीकरण। क्या कहते हैं, इमल्सीकरण, यानी वसा का पाचन क्या कहलाता है, तो मेरे भाई इमल्सीकरण कहलाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या, जो एंजाइम होते ना, एंजाइम होते हुए भी क्या करता है, पाचन का काम करता है। इतना बात समझ में आया? अब लोग हाँ मेरे भाई इतना बात समझ में। तो मैंने बताया कि बिलाई जो है अब्जॉर्व करने का काम करता है, अवशोषित करने का काम करता है। अब देखिए छोटी आंत में सब चीज हो गया, पूरा पाचन अच्छे से हो गया, सब चीज हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा मेरे भाई, तो अब जो है ना, छोटी आंत से अब बचा गया, अब सब चीज भोजन का तो पूर्ण पाचन हो गया, अब बच गया जल। अब बच गया, क्या हो गया, जल बच गया। अब मान लो, अब इसको मिटा देते हैं। क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, और तब बारीकी से समझते हैं। क्या समझते हैं, मैंने कहा कि अब छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो गया, बचा क्या, सिर्फ जल बचा। अब जल कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा मेरे भाई, बड़ी आंत में जाएगा। मैंने कहा भाई मान लो ये छोटी आंत है, क्या है, हाँ छोटी आंत है, ठीक है, यह छोटी आंत है, ठीक है। अब मान लो कि यह क्या है, बड़ी आंत है। यहाँ दोस्तों बड़ी आंत है, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आ गया, ठीक है। ये देखिए यही क्या हो गया, बड़ी आंत हो गया। तो मान लीजिए ये क्या हो गया, ये छोटी आंत अब यहाँ चल जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सीकम बोलते हैं। इतना बात समझ में आया? अब बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आ गया। अब यही सीकम में यहाँ पे देखिएगा एक ऐसा लटका हुआ रहता है, अपेंडिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। इसी में छोटी आंत में चल जाएगा अभी जल, तो यहाँ पे एक थैला मतलब अपेंडिक्स लटका हुआ होता है। यह अवशेषित अंग हो गया है मानव में। यह जानवरों में बहुत बड़ा होता है, पहले हम में भी होता था, लेकिन क्या है ना, यह जो है ना, पत्तियों घासों का पाचन करता है, घास पत्तियों का जो पाचन करता है। जब भी हम भी जानवर थे तो हम घास पत्ता खाते थे, तो अब वो अपेंडिक्स जो होता है काम का होता था। अब तक कोई खाता नहीं है, तो यह जो है अब यह अवशेषित अंग हो गया। इतना बात समझ में आया? अब देखो अब क्या हो गया, अब देखिए ये बड़ी आंत जो ऊपर की ओर गया, इसको कहेंगे असेंडिंग ग्रोथ। यहाँ दोस्तों वो जो ये बड़ी आंत का जो भाग होता है, उसके टेक्निकल नाम को कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलोन। इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। और जो ये उधर जा रहा है, जैसे ये इधर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। इसको क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कोलोन, ठीक ना। और यह जो आया नीचे की ओर, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। जी हाँ दोस्तों, डिसेंडिंग कोलोन, जी हाँ दोस्तों, डिसेंडिंग कोलोन। अब देखिए ये जो आपको आया, ये जो यहाँ पर जो उसका टुकड़ा हुआ बड़ी आंत का, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलोन। क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलोन। इतना बात समझ में आया? अब बोलो हाँ इतना बात तो समझ में आ गया। अब देखिए ये सिग्मोइड से आ जाएगा, अब कहाँ आ जाएगा, रेक्टम में। कहाँ आ जाएगा मेरे भाई, रेक्टम में आ जाएगा, जिसे हम मलाशय भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, मलाशय भी कहते हैं। यहाँ मल आके क्या होता है, इकट्ठा होता है। क्या होता है, मल आके इकट्ठा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं,
मलाशय कहते हैं। अब देखिए एक होता है लिक्विड होता है बिलरूबिन, कौन छोड़ता है मेरे भाई, यह छोड़ देता है, लीवर ही छोड़ दिया रहता है, जब आता रहता है ना तो उसी समय लीवर छोड़ दिया रहता है क्या, बिलरूबिन नामक लिक्विड। वो क्या करता है हमारे मल को क्या करता है, मल को क्या करता है, पीला करता है। आपसे पूछा भी जाएगा कि मल जो है किसके कारण पीला होता है, किसके कारण पीला होता है, तो बिलरूबिन के कारण क्या होता है, पीला होता है। इतना बात समझ में आया। और यह फिर गुदा द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यह गुदा द्वारा हमारा जो मल है वो बाहर निकल जाता है। और इस तरीके से आपके पूरा पाचन तंत्र क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।